हेलो एवरीवन, उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैं संग्राम पवार आज फिर से हम एजुकेन की तरफ से एक नई करंट का अपडेट लेकर आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज 25 और 26 के करंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे और थोड़ा हम इसको आज से प्रश्नोत्तरी के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। इसरो सिंगापुर के उपग्रह किस रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपित करने वाला है। कल ही जो है ये क्वेश्चन आया है। इसरो अभी जो है लगातार लॉन्चिंग अपनी सैटेलाइट्स की कर रहा है और साथ में जो है किफ़ायती रेट में जो है इसरो लॉन्चिंग करता है। इस कारण से जो है पड़ोसी राज्यों के भी, पड़ोसी देशों के भी जो है ये सैटेलाइट को लॉन्च करता है। तो उसी में जो है इसरो जो है कुछ 7 उपग्रह की लॉन्चिंग कर रहा है। अभी 30 तारीख को करेगा और इसमें जो है ध्यान रखेंगे 6 जो है सिंगापुर के हैं। तो क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से किस रॉकेट के द्वारा यान प्रक्षेपित किया जाएगा। तो PSLV C56 याद रखेंगे, PSLV C56 के द्वारा इसरो सिंगापुर के कुछ रॉकेट का लॉन्चिंग कर रहा है। तो 30 जुलाई को जो है इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से नए उपग्रह प्रक्षेपित किए जाएंगे और न्यू सैटेलाइट्स 30 जुलाई को प्रक्षेपित किए जाएंगे। कहां से? सतीश धवन स्पेस सेंटर से। और रॉकेट कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे PSLV C56 के द्वारा। जैसे अभी चंद्रयान किससे प्रक्षेपित किया गया था, कमेंट करके बताएंगे। और कुल जो है 7 उपग्रह इसमें प्रक्षेपित किए जाएंगे, जिसमें से 6 किसके हैं? सिंगापुर के हैं। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं और क्या है खास। छत्तीसगढ़ की किस महिला खिलाड़ी का चयन एशियन गेम्स के लिए हुआ है? अभी हाल ही में जो है एशियन गेम्स की सॉफ्टबॉल टीम की घोषणा हुई है भारत की। उसमें से जो है छत्तीसगढ़ की एक महिला का जो है चयन हुआ है। तो वो कौन है? तो ध्यान रखेंगे गंगा सेन जो है, इनका चयन हुआ है सॉफ्ट बॉल की टीम में भारत की। और ये एशियन गेम्स में भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। एशियन गेम्स का आयोजन होंगझाऊ चाइना में होने वाला है और ये आने वाले 2-3 महीनों में आप देखेंगे सितंबर 23 से 8 अक्टूबर तक इसका आयोजन कराया जाएगा। चीन के होंगझाऊ में होने वाला है, ये ध्यान रखेंगे। और छत्तीसगढ़ की गंगा सेन का चयन एशियन गेम्स में जो है सॉफ्टबॉल टीम में हुआ है। टेनिस नहीं, सॉफ्टबॉल टीम में हुआ है, ध्यान रखेंगे इसका। तो ये क्वेश्चन बन सकता है भी हाल फिलहाल में। एक तो डेट भी याद रखेंगे, जगह भी, और गंगा सेन के नाम से प्रश्न आसपास की एग्जाम में आ सकता है। ठीक, RBI ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट जारी की है, जो हर साल ये रिपोर्ट आती है और इस रिपोर्ट में कुछ चीजें प्रस्तुत की जाती हैं और इस बार भी इसमें कुछ खासी चीज आई हैं। तो ये रिपोर्ट का नाम क्या है? तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। कौन प्रस्तुत करता है? तो RBI फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट पर प्रस्तुत करता है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक IMF के द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट है। वहीं पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। और यहीं पर अगर हम देखते हैं WIPR, ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, ये कोई रिपोर्ट नहीं है। ठीक, तो चलिए ध्यान रखेंगे इसे। RBI ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और इसमें बताया है कि 14 एसेट मैनेजमेंट कंपनी और 24 म्यूचुअल फंड्स जो हैं हाई रिस्क में घोषित किया है इसने। तो ध्यान रखेंगे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो कि RBI प्रस्तुत करता है, उसमें कुछ जानकारियां आई हैं। आगे, भारत में नागरिकता के आंकड़े भी हाल ही में जारी किए गए हैं। क्या है ये नागरिकता के आंकड़े? तो संसद में जो है कुछ आंकड़े पेश किए गए। प्रश्न पूछा गया था कि भारत से जो है विदेश में जाकर या भारत की नागरिकता छोड़कर बाहर जाके बसने वाले भारतीयों की संख्या क्या है। तो उसके कुछ आंकड़े प्रस्तुत हुए हैं। तो ये बता रहे हैं कि 2022 में ही जो है लगभग 2 लाख सर्वाधिक लोगों ने, 2,25,620 लोगों ने नागरिकता छोड़ी। और वहीं पर जो कुल हम 2011 से 2022 के बीच के आंकड़े देखें तो लगभग 13.86 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़कर किसी अन्य देश की नागरिकता अपनाई। और इसमें सर्वाधिक प्रोफेशनल्स हैं, जो पेशेवर हैं, उन्होंने जो है भारत की नागरिकता छोड़ी है। तो ये एक बहुत बड़ा सूचक है, इंडिकेटर है कि भारत में कुछ चीजें जो है बेटरमेंट करने की जरूरत है, जिससे कि क्या हो, हमारा ब्रेन ड्रेन ना हो। पेशेवर जो है
ये दिमाग है हमारे देश का, ये ब्रेन जो है ड्रेन ना हो। ठीक, तो ध्यान रखेंगे इसे। आगे देखते हैं और क्या चीज है। ट्विटर जो कि हाल ही में किसने एक्वायर की है, तो इलॉन मस्क, जिनकी कंपनी है क्या, स्पेस एक्स, सब जानते हैं। इसके अलावा टेस्ला, ये भी इन्हीं की कंपनी है। तो इनने जो है ट्विटर को भी अपने आधिपत्य में ले लिया है, और ट्विटर का जो लोगो पहले एक नीली चिड़िया हुआ करती थी, उसको स्थान पर अब एक्स लिखकर आएगा। तो ध्यान रखेंगे, इनके स्वामित्व में है अभी ट्विटर भी। और क्या न्यूज़ है, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में टेस्ट श्रृंखला चल रही थी, इसमें जो है ध्यान रखेंगे अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चल रही है, और इसके अंतर्गत जो है पूरे विश्व में देशों के मध्य टेस्ट मैच का आयोजन होता है। 2021 से जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, और भारत दोनों अभी तक के 2 चैंपियनशिप हो गई हैं, और दोनों में भारत जो है फाइनल में रहा है। पहला टेस्ट चैंपियनशिप जो हुआ था, इसमें भारत ने किसके साथ, न्यूजीलैंड के साथ फाइनल खेला था, और इस बार जो हुआ उसमें दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया के साथ फाइनल खेला है। ठीक, तो इसी में वेस्ट इंडीज में भी जो हम देखेंगे टेस्ट श्रृंखला चल रही थी। ये कितने मैचों की श्रृंखला है, ये 2 मैचों की श्रृंखला थी, जिसमें कि पहला मैच भारत ने जीता और दूसरा मैच बारिश की वजह से ड्रॉ हो गया। पहले टेस्ट मैच में ध्यान रखेंगे डेब्यू करते हुए, मतलब पहला मैच खेलते हुए भारत की ओर से यशस्वी जायसवाल ने शतक लगाया था, तो ये ध्यान रखेंगे, यशस्वी जायसवाल। ठीक, आगे देखते हैं और क्या खास है। वही चीज दी हुई है कि पहला टेस्ट मैच जीता और दूसरा जो है बारिश की वजह से ड्रॉ हो गया। ठीक, आगे और क्या है, सेमीकॉन इंडिया एक जो है एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जो कि प्रमोट करेगा भारत में सेमीकंडक्टर को। ठीक, आज की स्थिति में सर्वाधिक जरूरत पड़ रही है सेमीकंडक्टर्स की, जब से हम देख रहे हैं कि एआई का जमाना आ रहा है, और जैसे मोबाइल हो गए, गाड़ियों को भी जो मॉडर्नाइज किया जा रहा है, ई व्हीकल्स आ रहे हैं, तो ये सारी चीज में जो है सेमीकंडक्टर्स की सर्वाधिक जरूरत होती है। तो ध्यान रखेंगे, सेमीकॉन इंडिया एक जो है प्लेटफॉर्म है, किससे संबंधित है ये, तो सेमीकंडक्टर डिवाइस से। तो सेमीकॉन इंडिया 2023 में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत की ताकत का जश्न मनाने वाला एक प्रतिष्ठित मंच के रूप में तैयार किया जा रहा है ना। तो ध्यान रखेंगे, इसका सेमीकंडक्टर डोमेन से संबंधित है, और इसके लिए प्रोग्राम 28 जुलाई को ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, सेमीकॉन इंडिया। आगे चलते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच अभी तक के कितने युद्ध हुए हैं। अब ये मुद्दा क्यों आ गया आज अचानक से, तो आज इसलिए आया क्योंकि आज की डेट है 26 जुलाई, जो कि हम सेलिब्रेट करते हैं क्या, कारगिल विजय दिवस के तौर पर। तो ये ध्यान रखेंगे, 26 जुलाई 1999 को जो है भारत ने परास्त कर दिया था किसे किसे, तो पाकिस्तान को। तो ध्यान रखेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच अभी तक के कुल 4 युद्ध हुए हैं। पहला युद्ध हुआ था कब, 1947 में, दूसरा युद्ध हुआ 1965 में, अगला युद्ध हुआ 1971 में, और 1999 में तीसरा कारगिल युद्ध हुआ। ये वाला जो युद्ध था 1971, यहाँ से ही जो है बांग्लादेश एक नया देश बनकर उभरा। 1971 के पहले आज़ादी के बाद हम देखते हैं तो यहाँ पर था हमारा वेस्ट पाकिस्तान और यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान। तो ये दोनों मिलकर पाकिस्तान बनते थे। ये ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान के अधीन ही था। तो इसकी जो इंडिपेंडेंस हुई है ये 1971 में भारत की सहायता से हुई है। 1971 का जो युद्ध था जिसमें भारत ने सपोर्ट किया ईस्ट बंगाल को, और यहाँ से प्रमुख लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान, जिनकी पुत्री आज की डेट में जो है
बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। तो ध्यान रखेंगे ये सारी चीजें। तो 4 युद्ध हुए हैं अभी तक के इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया गया, आज के दिन जो है अंत हुआ था। और 1999 लास्ट युद्ध हुआ है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ठीक, तो चलिए आगे और क्या है। आईएमएफ के वर्तमान प्रबंधक निदेशक कौन है या मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो आईएमएफ की वर्तमान में जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट पूछा जाए तो कौन है? अजय बांगा है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ये चीज इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आईएमएफ ने अपने जीडीपी के आंकड़े कुछ जो है अनुमान जो है फिर से जारी किए हैं। इसमें 2023-24 के लिए जो भारत का जीडीपी रखा गया था उसे बढ़ाकर 6.1% कर दिया गया है। वहीं आईएमएफ द्वारा जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था ग्लोबल इकोनॉमी का भी विकास दर जो है 3% कर दिया गया है, थोड़ा बढ़ा दिया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका मेनली कार्य है, अगर कोई देश आर्थिक संकट से जूझ रहा हो या इकोनॉमिक क्राइसिस हो तो वह उस समय जो है ये लोन देकर या कोई बेल आउट देकर उस देश की सहायता करता है। इंडिया ने भी जो है 1991 में जब हमारे यहाँ एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे समाप्त होने को आए थे उस समय लोन लिया गया था आईएमएफ के द्वारा। ठीक, आगे चलते हैं। रेलवे की मॉडिफिकेशन स्कीम आई है। तो रेलवे ने एक बहुत ही अच्छी मॉडिफिकेशन स्कीम लाई है जिसमें अगर आप ट्रेवल नहीं कर रहे हैं और आपके स्थान पर अगर आपका कोई परिवार वाला ब्लड रिलेशन वाला ट्रेवल करना चाहता है तो वो आपकी टिकट पर ट्रेवल कर सकता है, यात्रा कर सकता है। इसी के साथ जो है अगर आपको अपनी यात्रा की तिथि बढ़ानी है तो उस स्थिति में भी आप अपनी यात्रा की तिथि बढ़ा सकते हैं। बस उस दिन ट्रेन होनी चाहिए और साथ में आप ट्रेन भी बदल सकते हैं। तो ये सुविधा एक्स्ट्रा, नहीं तो पहले जो है आपको ट्रेन कैंसिल करानी पड़ती थी, अपनी टिकट कैंसिल करानी पड़ती थी। तो वो चीज़ की सुविधा है। स्लीपर में अगर आप अपनी टिकट की डेट चेंज करा रहे हैं तो 20 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे और एसी में 45 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। तो ये रेलवे की कुछ मॉडिफिकेशन स्कीम है जो कि पैसेंजर के लिए बेनिफिशियल होंगी, यात्रियों के लिए लाभदायक होंगी। छत्तीसगढ़ की 6 जातियों को एसटी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देने के लिए एक विधेयक लाया गया था, बिल लाया गया था। लोकसभा ने इसे दिसंबर 2022 में पारित कर दिया था। राज्यसभा ने भी इसे जो है अभी 25 जुलाई को पारित कर दिया है। तो ये अनुसूचित जनजाति आदेश 5वां संविधान संशोधन विधेयक 2022 को जो है पारित कर दिया गया है। तो इसमें जो है प्रावधान में 2 चीज को ध्यान रखना, धनुहार, धनुआर, किसान, सौरा, चौरा, बिंजिया, ये जनजातियों का दर्जा मिलेगा इन जातियों को। इसके अलावा भुनिया, भुइया, भूया को भारिया और भूमिया समुदाय के पर्यायवाची के रूप में लाया जाएगा। तो ये 2 इसके प्रावधान है। राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ये एक कानून बन जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। 2 दिन पहले ही हमने इसके बारे में न्यूज़ पढ़े थे। अभी G20 की बैठक भी यहाँ पर होने वाली है। तो प्रगति मैदान में जो है एक बहुत ही बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाया जा रहा है जहाँ पर स्पेशल मीटिंग्स और कुछ फेयर वगैरह लग सकते हैं। तो इसका लोकार्पण आज की डेट में 26 जुलाई को 6:30 बजे प्रगति मैदान नई दिल्ली में होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। तो ये डेट याद रखेंगे कि और जगह याद रखेंगे कहाँ बन रहा है इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। ठीक, एक फैक्ट ये मेंस में आपको काम आ सकता है, कहीं आपको अगर लिखना हो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर पूछा जाए, ऐसा कहीं आपको ऐसे आ जाए तो ये सब चीज में आप मेंशन कर सकते हैं। तो कैसे क्रिमिनलाइजेशन या अपराधीकरण हो रहा है हमारे लेजिस्लेचर का, तो विधायिका का। तो इसमें कुछ डेटा जो आया है सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक मित्र या न्याय मित्र एमिकस क्यूरी, जो कि है कौन, विजय हंसरिया। तो इनके अपनी रिपोर्ट में जो है इनने बताया है कि लोकसभा के 44% सदस्य और राज्यसभा के 31% सदस्य के खिलाफ जुलाई 2022 तक के कोई ना कोई आपराधिक मामले लंबित थे और यह सूचना भी जो है जारी की है अपनी रिपोर्ट में। तो इसे ध्यान रखेंगे और आप ऐसे में अगर ऐसे फैक्ट लिखेंगे तो आपको जो है अच्छा मार्क्स मिल सकता है। ठीक,
इसके बाद ये वाली न्यूज देखते हैं, X-59 विमान का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। तो X-59 एक विमान है जो कि एक सुपरसोनिक विमान है, जो कि साउंड की गति से भी तेज चलता है, आवाज की गति से भी तेज चलता है, और इसका निर्माण नासा के द्वारा किया गया है और इसकी अभी जो है टेस्टिंग चल रही है। तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे। X-59 हवाई जहाज है, इसे सब ऑर्बिटल विमान भी कहा जाता है और इसका परीक्षण किया गया। ये क्या है, सुपरसोनिक विमान है और इसकी अधिकतम गति लगभग 1500 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। पहले जो इसके पहले एक विमान था जिसे कॉनकॉर्ड कहा जाता था, ये भी जो है साउंड की गति से चलता था, साउंड की गति से तेज चलता था, तो इसे सन ऑफ कॉनकॉर्ड कहा जा रहा है। ये इतना तेज है कि न्यूयॉर्क से शंघाई तक की दूरी मात्र 39 मिनट में तय कर सकता है। तो ये ध्यान रखेंगे। रॉकेट के इंजन के तरीके से इसको कुछ बनाया गया है और काफी तेज ऊपर चलता है ये। तो सब ऑर्बिटल विमान है X-59। तो ये जो है कुछ हमारे 2 दिन के करंट अफेयर के टॉपिक्स थे। उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ ही में लिंक में ने शेयर कर दी है डिस्क्रिप्शन में। आप हमारे ऐप को जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और पुख्ता कर सकते हैं। तो अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं करंट अफेयर के। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट।